बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन इंतहाई अहम है और बाकी जो प्लेटो के क्वेश्चन हैं उनको भी सपोर्ट करता है। अगर आप बाकी प्लेटो के क्वेश्चन करेंगे तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है उसका डिस्कशन करना बहुत लाजमी है। एजुकेशन की इसकी थ्योरी इसलिए ज़रूरी थी कि उसने जो अपना मिसाली रियासत का जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था उसको पूरा करने के लिए उसे एक ऐसे तलीमी निज़ाम की ज़रूरत थी जिसके ऊपर अमल करके वो वाकई एक मिसाली रियासत का जो ख्वाब था उसको पूरा कर सके। अब सबसे पहले इसके मिसाली एजुकेशन सिस्टम की जो क्वालिटीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले इसका पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या था। प्लेटो के नज़दीक एजुकेशन का मकसद ये था कि इंसान की रूह के अंदर छुपी हुई जो अच्छाई है उसकी तलाश, क्योंकि बेसिकली ये स्टूडेंट था सोक्रेटिस का और सुकरात जो था वो हमेशा से अच्छाई की तलाश में था। उसके नज़दीक नॉलेज इज़ वर्च्यू, इल्म जो है ये रास्ता बताता है अच्छाई का, खूबी का और नेकी का, और इसी वजह से उसने जहर का प्याला भी पिया था। तो बेसिकली जो प्लेटो था ये बहुत ज़्यादा इंप्रेस था अपने टीचर से और चाहता था कि उसके हवाले से जो है अच्छाई जो है या नॉलेज जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और अच्छाई जो है उसका प्रचार किया जाए। इसलिए बेसिकली उसने समझता था कि एजुकेशन हर इंसान के ऊपर लाजमी है। अब सबसे पहले तो अपनी आइडियल स्टेट के अंदर मेंटेन करने की ज़रूरत थी जस्टिस। पहला पॉइंट ये था कि एजुकेशन इसलिए ज़रूरी थी कि इंसान की रूह के अंदर छुपी हुई खूबी है उसकी तलाश की जा सके और उसको बाहर ला जा सके, यानी इंसान के अंदर जो हिडन क्वालिटीज़ हैं। इसलिए भी इसने एजुकेशन सिस्टम दिया था कि ये पहचाना जा सके कि इंसान के अंदर किस तरफ जाने की, किस सिमत में जाने की जो है ज़्यादा रगबत मौजूद है। फिर दूसरा नंबर ये था कि मेंटेन जस्टिस। उसने एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जस्टिस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? वो कहता है जब तबकाती तौर पे उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर से हर तबका जो है वो 3 तरह के तबके निकल आएंगे और हर तबका अपनी अपनी लिमिट में रह के काम करेगा तो स्टेट के अंदर जस्टिस हो जाएगा, अमन मान हो जाएगा। क्योंकि जो रोमन्स ग्रीक्स थे ये बहुत ज़्यादा अमन को और जस्टिस को बहुत ज़्यादा जो है ना ये देते थे, अहमियत देते थे। और इसका जो टीचर था सोक्रेटिस, उसने भी जहर का प्याला इसलिए पी लिया था। वो कहता था कि मैंने कानून से, क्योंकि जब उसके दूसरे फॉलोअर्स थे उन्होंने उससे कहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जहर का प्याला पीने से बेहतर है, लेकिन उसने कहा था मैं कानून को फॉलो करूँगा। तो बेसिकली इनके नज़दीक जो लॉ था उसकी बड़ी अहमियत थी। तो अपना दूसरा उसका जो पॉइंट है वो एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी समझता है कि इससे हम जस्टिस को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। फिर तीसरा इसका पॉइंट ये था कि कॉमन गुड्स। वो समझता था कि नॉलेज है बेसिकली ये अच्छाई का रास्ता बताता है। इसका टीचर जो था सोक्रेटिस, उसका कॉल था कि नॉलेज इज़ वर्च्यू, इल्म जो है बेसिकली वही अच्छाई है। तो इसी पॉइंट को आगे लेकर उसने इल्म के ज़रिए अच्छाई का रास्ता बताया। फिर नंबर 4, इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पार्टन सिस्टम। स्पार्टा इसकी साथ वाली सिटी स्टेट थी और स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम से ये बहुत ज़्यादा मुतासर था। ये चाहता था कि एथेंस के अंदर भी स्पार्टा की तरह का एजुकेशन सिस्टम हो, गवर्नमेंट के अंडर पैटर्नशिप के अंदर गवर्नमेंट की ज़ेर सरपरस्ती जो एजुकेशन का निज़ाम हो और एजुकेशन कंपलसरी हो तमाम मर्दों और औरतों पे। इसकी एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन भी है। ये कहता है ही हु इग्नोर्स एजुकेशन निगलेक्ट्स एजुकेशन टर्न्स गुड फॉर द वर्ल्ड वर्क्स, यानी जो इंसान एजुकेशन को निगलेक्ट कर देता है, ही हु निगलेक्ट्स एजुकेशन रिटर्न्स लेम टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड रिटर्न्स गुड फॉर नथिंग टू द वर्ल्ड बिलो। यानी जो इंसान एजुकेशन को निगलेक्ट करता है वो दुनिया में जब वापस आता है, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक जाता है तो वो लंगड़ा होकर आता है और दुनिया के जो नीचे वाली दुनिया है यानी इसके बाद की दुनिया, उसके लिए भी कोई अच्छी चीज़ हासिल नहीं कर सकता। तो आइए इसके पढ़ते हैं एजुकेशन सिस्टम को जो उसने डिवाइस किया था किस तरह से किया था। सबसे पहले इसकी डिवीजन देखते हैं। इसने अपनी एजुकेशन को बेसिकली 3-4 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है और हर स्टेप पे एक टेस्ट होता है जिसकी वजह से एक स्क्रूटनाइज करके एक तबका बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो उसकी जो क्लास डिवीजन थी बेसिकली उसके एजुकेशन सिस्टम के साथ ही जुड़ी हुई थी। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसके सारे का सारा जो थ्योरी है, जो सारे का सारा इसका जो बेसिकली नज़रिया है, आइडियल स्टेट है, किंग है, फिलोसफर है, वो सारे के सारे एजुकेशन सिस्टम से निकल के आ रहे हैं। इसने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया था जिसके ज़रिए से पूरी की पूरी आइडियल स्टेट जो है उसकी इसकी ग्राउंड जो है, इसकी जो बेस है उसके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। अब अर्ली एजुकेशन, सबसे पहले इसने अर्ली एजुकेशन दी है। 7 साल तक बच्चे को हमने क्या करना है, हेल्दी एनवायरनमेंट में रखना है, उसे मॉरल स्टोरीज बतानी है, म्यूज़िक देना है, आर्ट्स देना है। ये समझता था म्यूज़िक जो है ये इंसान की रूह को जो है ना इल्यूमिन करता है, लाइट करता है, रोशन करता है। और दूसरे आर्ट्स हैं, डिफरेंट आर्ट्स हैं जिस तरह फ़न है, मसलन मौसीकी का, गाने का, सिंगिंग का, डांसिंग का, ये भी बहुत ज़रूरी है ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बच्चे के लिए बल्कि ज़हनी नशोनुमा के लिए, क्योंकि ये बच्चे को लिबरल फॉर्म में देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं अपनी चीज़ों का। और मॉरल स्टोरी इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को अखलाकी तौर पर ऐसी कहानियाँ बताई जाएँ जो बच्चा जुर्रत, ईमानदारी, सच, इस तरह की चीज़ें सीख सके। फिर इसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन है जो कि 10 साल तक है। 3 साल मजीद इसने इसके अंदर फिज़िकल प्लस स्कूल प्लस जिम, बच्चे को स्कूल में जिम और फिज़िकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा से कुछ सब्जेक्ट्स जिस तरह बेसिक मैथ्स है, हिस्ट्री और साइंस, इसके बारे में इल्म दिया जाएगा। ये 10 साल तक उसका एजुकेशन प्लान था। इसके बाद फिर हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है। हायर एजुकेशन उसकी 10 साल तक चलेगी। 10 साल तक उसने पढ़ा के बच्चों को ये सब्जेक्ट्स जो है, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बेसिकली ये अर्ली एजुकेशन के बाद 10 साल मज़ीद ये एजुकेशन है और उसके बाद फिर 20 साल ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एग्ज़ाम होगा।
और उस एग्ज़ाम में से क्या स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा, क्लर्क्स को, बिजनेस क्लास को और वर्कर्स को। ये नीचे वाला तबका जो है जिसने सर्विंग करनी है, दूसरे जो 2 तबके हैं उनको सर्व करना है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 3 तबके होंगे, एक रूलिंग क्लास जो फिलोसोफर किंग है जो रूल कर रहा है, और जो उसके साथ जो उसके असिस्टेंट हैं वो रूलिंग क्लास है। फिर इसके बाद मिलिट्री क्लास, जिनका काम डिफेंड करना, मुल्क को, वतन को दिफा करना। और तीसरी क्लास ये थी सर्विंग क्लास, लेबर क्लास, जिसके अंदर सारे दूसरे ताजर, पेशावर, किसान वगैरह सारे शामिल हैं। अब इसके अंदर जो है पहले 20 साल तक ये बेसिक एजुकेशन है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम है, अर्ली एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन। अर्ली एजुकेशन तकरीबन 7 से 10 साल है, फिर मज़ीद 10 साल जो है वो, यानी इसको हम यहाँ पर 20 कर लेते हैं, मज़ीद 10 साल जो है यानी 20 साल की उम्र तक फ़िज़िकल एजुकेशन, स्कूल, जिम वगैरह सारी चीज़ें दी जाएंगी। फिर हायर एजुकेशन स्टार्ट होगी और 20 साल की उम्र में एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम के नतीजे में जो ये क्लास है, 3 क्लास ये बाहर आ जाएंगी। यानी वर्किंग क्लास जो है उसके जो आगे से शोबे हैं, फार्मर्स वगैरह, क्लर्क्स वगैरह, दूसरे ताजर, पेशा वराना लोग, ये बाहर आ जाएंगे। फिर आगे 20 के बाद 10 साल मज़ीद एजुकेशन दी जाएगी, और 10 साल मज़ीद एजुकेशन लेके जो ये उन बच्चों के लिए है जो यहाँ पे इस स्टेप में पास हो चुके हैं, इनको 10 साल एजुकेशन दी जाएगी। और 30 साल की उम्र में जाके इनको जो है 30 साल तक क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बॉडी एंड माइंड, अरिथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री और डायलैक्टिक्स। यानी ये सब्जेक्ट इसलिए थे कि नेक्स्ट जो है बच्चे अब चूँकि मैच्योर हो रहे हैं, बड़ी उम्र की तरफ जा रहे हैं, तो वो बॉडीली फिजिकल सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ्स की एडवांस जो अरिथमेटिक्स सीखें, एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखें, ज्योमेट्री के बारे में देखें, डायलैक्टिक्स से क्या मुराद है, मंतक, बहस करना। फिर 30 साल यानी 10 साल मज़ीद पढ़ने के बाद 30 साल की उम्र में एक टेस्ट होगा। जो बच्चे यहाँ पे फेल हो जाएंगे वो एग्जेक्टिव असिस्टेंट बन जाएंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स बन जाएंगे। यानी मिलिट्री की जो एलीट क्लास है उसके अंदर यहाँ जो हुक्मरान, समझ लें कि मिलिट्री के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, और इसके अलावा जो एग्जेक्टिव रैंक पे जो लोग हैं, जो कि डायरेक्टर वगैरह जिस तरह आज के दौर में हम कह सकते हैं, इस तरह की ये क्लास बाहर आ जाएगी। फिर मज़ीद 5 साल जो है एडवांस डायलैक्टिक्स पढ़ाया जाएगा। एडवांस डायलैक्टिक्स क्या है, मंतक की, फ़लसफ़े की, बहस की मज़ीद जो साइंसेज हैं उनको पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों की सेंस ऑफ परसेप्शन जो है उसको लिबरेट किया जा सके। यानी वो अपने वहम से, अपने खौफ से और अपनी जो कश्मकश है ज़हनी तौर पर उससे आज़ाद हो सके। फ़लसफ़ा पढ़ के जो है इंसान का ज़हन मैच्योर हो जाएगा। यहाँ तक बच्चा 35 साल की उम्र तक पहुँच चुका होगा। फिर आगे 15 साल मज़ीद, यानी यहाँ पे सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। 35 साल की उम्र के बाद 15 साल मज़ीद जो है प्रैक्टिकल डायलैक्टिक्स पढ़ाया जाएगा। अमली तौर पे फ़लसफ़े का इतलाक़ करके बच्चे को दिखाया जाएगा, और उसके बाद फाइनली फिर रूलिंग क्लास निकलेगी। बादशाह और उसके जो असिस्टेंट है, ये इस तरह की क्लास 50 साल की उम्र में नहीं जाके जो सारे फ़लसफ़ा पढ़ने के बाद ये बाहर आएंगे। तो बेसिकली ये इसका एक एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन मॉडल था, जिसको पढ़ने के बाद जो है एंड पे जाके फ़िलासफ़र किंग या रूलिंग किंग बाहर निकलता है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी था, बहुत से क्रिटिक्स का ये सबसे पहले क्रिटिसिज्म था कि इसने जो है अपनी इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर सारे का सारा बेस किया है थ्योरी पे, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है। तो जो बादशाह होगा उसके पास बेसिकली सारी उम्र तो गुजार चुका है किताबें पढ़ने में, तो प्रैक्टिकल इस चीज़ों के, स्टेट के अफेयर्स के बारे में उसका जो नॉलेज है बहुत कम है। फिर इसके ऊपर एक और था कि उसने पोइट्स को अपनी जो है आइडियल स्टेट उससे बैनिश कर दिया था। उसने कहा था कोई इस तरह की शायरी जो है इस तरह की चीज़ नहीं होगी मेरी आइडियल स्टेट में। हालांकि कुछ लोगों ने फिर इस पर एतराज़ किया कि ये नेचर के ख़िलाफ़ है। फिर ये जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर भी आया कि जो टेस्ट का सिस्टम है, जहाँ से तबकात जो हैं वो सेपरेट किए जा रहे हैं, सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं। हो सकता है कि वो टेस्ट की बेस पे सही तरह उसको स्क्रूटनाइज ना किया गया और इंसान के पास और कोई एबिलिटी भी हो। तो बेसिकली ये इसमें कुछ फ्लॉज थे और कुछ प्लस पॉइंट थे, लेकिन बेसिकली ये इसका मॉडल था एजुकेशन सिस्टम का। थैंक यू।